हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें साइंस का बायोलॉजी का पोर्शन मतलब जीव विज्ञान का पोर्शन मैं कवर करा रही हूँ, जिसमें हमने आपको जैव प्रक्रम का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। तो जैव प्रक्रम में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया? मैंने आपको पोषण पढ़ाया, जैव प्रक्रम क्या होता है, पोषण की आवश्यकता की होती है, पोषण के प्रकार, ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने ये सब आपको पढ़ा दिया जैव प्रक्रम में, ठीक है। और पोषण भी मैंने बताया, पोषण की आवश्यकता को भी मैंने बताया था आपको। और पोषण के प्रकार भी मैंने बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी, परपोषी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम में नेक्स्ट टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। वैसे मैंने आपको शॉर्टकट में प्रकाश संश्लेषण बताया था, लेकिन आज हम पूरा डिटेल में जानेंगे। तो बात करें प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण आपने अभी तक सुना होगा कि जो भी पत्तियां होती हैं सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्या करते हैं, ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करेगा? जो स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी मैंने आपको बताया था, स्वपोषी मतलब जो भी, जरूरी नहीं सिर्फ पौधे, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, वो भी अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो वो सब क्या है, स्वपोषी, मतलब अपना भोजन खुद तैयार करती हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि मैम मेरे भी घर में मम्मी खाना खुद बनाती हैं, तो वो स्वपोषी हैं क्या? तो देखिए, कभी भी जब भी जैसे पौधे क्या होते हैं, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। उनको कोई लाकर कुछ देता नहीं कि उसको फिर वो पकाते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो अपना भोजन खुद बना रहे हैं। लेकिन घर में क्या है, जो हम लोग भोजन बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होगा, अब पौधों द्वारा जो हमको भोजन प्राप्त हुआ है, मतलब पौधों से चाहे जो फल प्राप्त हुआ, चाहे अनाज प्राप्त हुआ, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, दाल, ये सब किससे प्राप्त होता है? पौधों से ही तो होता है। तो इन पौधों को हम लोग पका कर खाते हैं, ठीक है, ना कि हम लोग उनको बनाते हैं। तो ये क्या है, पौधों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है ना, तो हम लोग तो एक तरह से परपोषी ही हुए। लेकिन स्वपोषी कौन होता है? हरे पौधे या फिर कुछ बैक्टीरिया और शैवाल। तो देखिए, हरे पौधों में भी अब ये नहीं है, जो पेड़ पौधे होते हैं, तो पेड़ के जितने भी हरे पोर्शन हैं, जरूरी नहीं सिर्फ पत्तियां ही, ठीक है, पौधे के अन्य भी हरे भाग है, वो थोड़ा सा कम फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन पत्तियां थोड़ा ज्यादा मात्रा में करती हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? तो आइए डेफिनेशन से समझते हैं, परिभाषा इसकी देख लेते हैं। तो क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे, जैसे आप यहाँ पे पौधा देख रहे हैं, इसमें पत्ती देख रहे हैं, ठीक है, हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट में आपको एक रिएक्शन के द्वारा दिखा देते हैं कि क्या होगा। जो भी हरे पौधे हैं, तो अब क्या लेंगे, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, और किसकी उपस्थिति में? तो याद रखिएगा, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये दोनों चाहिए, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो आप यहाँ पे सनलाइट लिख सकते हैं या सूर्य प्रकाश लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या चाहिए उनको? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल आपने पढ़ा होगा क्लोरोप्लास्ट 9th में। तो क्लोरोप्लास्ट में आपने जैसे कई प्रकार के प्लास्टिड पढ़े होंगे, तो प्लास्टिड भी 3 टाइप्स के आपने पढ़े होंगे, जैसे लवक, जिसको हम लोग बोलते हैं लवक, तो आपने 9th में पढ़ रखा होगा वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक, ठीक है। तो उस हरित लवक में ही हमारा क्या पाया जाता है, ये क्लोरोफिल, ठीक है, मतलब जिसको इंग्लिश में हरित लवक को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है क्लोरोफिल, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो भी हरे पौधे हैं, जैसे मान लीजिए ये पौधा हो गया, ठीक है, अब इसमें ये पत्तियां हैं, अब ये पत्तियां क्या कर रही हैं, यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश है, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये पत्तियां क्या करेंगी, अब इस सूर्य का प्रकाश ग्रहण करेंगी, और उसके बाद अब ये जो पत्तियां हैं, पेड़ पौधे कहाँ है, खुले वातावरण में है। तो खुले वातावरण में रहेंगे तो वहां से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे, ठीक है, और क्या ले लेंगे, और मृदा से वाटर मतलब जल, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब आप फार्मूला लिखेंगे तो H2O और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं,
ऑक्सीजन बनाएंगे, मतलब ये देखिए ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं और वाटर भी बाहर निकाल रहे हैं और क्या निकाल रहे हैं, शुगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6 प्लस और क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वहां एडजस्ट हो रहा है, तो प्लस फिर से यहाँ पे जल बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। ठीक है, अब इनको हम बैलेंस कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पर 6 कार्बन लगा देंगे। ठीक है, और 12 जल हो गए और यहाँ पर आपका 6O2 6H2O। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन हो गया। तो आप इसका नाम लिखना चाहें तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, ऑक्साइड नीचे लिख दे रहे हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद ये आप जान रहे हैं ये जल है मतलब वाटर है। ठीक है, और ये सनलाइट क्लोरोफिल आप समझ रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज। और क्या बना रहा है, जल मतलब वाटर, उसके बाद ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचेंगे अब ये अभिक्रिया होती कहाँ पे है, तो आप देखिए जितने भी पेड़ पौधे के जितने भी हरे पोर्शन है वहां पर आपको ये देखने को मिलता है। तो मोस्टली सबसे ज्यादा ये अभिक्रिया आपको दिखाई देगा कहाँ पे, पत्तियों में। तो पत्तियों में कहाँ पर, तो मान लीजिए ये पत्ती है, तो पत्ती में भी आपने यहाँ पर छोटे छोटे यहाँ पे आपको छिद्र, ऐसे जो पत्तियों में जो छिद्र दिखाई देते हैं इनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। और इसी स्टोमेटा में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसको हम आगे समझेंगे। तो आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमको क्या जानना है, इसके बाद अब जो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसको हम 2 भागों में घटित, मतलब ये 2 चरणों में पूरा होता है। तो 2 चरणों में बात करें पूरा होता है, तो इसको समझने से पहले आप समझ लीजिए किसको, क्लोरोप्लास्ट को। तो बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट को, तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां, इसी में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम हिंदी में बोलते हैं रंध्र, मतलब स्टोमेटा। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं स्टोमेटा और हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो इसमें छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन पत्तियों पर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रंध्र, रंध्र ध रहेगा, तो आप रंध्र बोल सकते हैं या स्टोमेटा भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा का काम क्या होता है, देखिए स्टोमेटा का काम होता है कि ये जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इनके आने जाने को मतलब एक मार्ग देती है, मतलब कह सकते हैं ये क्या करती हैं, गैसेस एक्सचेंज को क्या करती है, मेंटेन करती हैं। और गैसेस एक्सचेंज भी कहाँ पे होगा, इसी स्टोमेटा के द्वारा होगा। और इसी स्टोमेटा में उपस्थित होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट। तो यहीं पर क्या पाया जाएगा, इसी छिद्र में ही पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, अगर हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएं तो देखिए कुछ इस प्रकार आपको दिखाई देंगे। अभी हम आगे इसको डिटेल में दिखाएंगे। तो बात करें अगर क्लोरोप्लास्ट की, तो देखिए क्लोरोप्लास्ट में 2 लेयर पाई जाती हैं, जिसको एक बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी लेयर जिसको बोलते हैं, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली, बाहरी झिल्ली। और एक पाया जाता है ये अंदर वाला, ये बाहर वाला है आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं बाह्य झिल्ली, सॉरी आंतरिक झिल्ली। क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे आंतरिक झिल्ली। अब देखिए, अब बात करें इस क्लोरोप्लास्ट की, ये किसकी सेल है, ये सेल है क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट की।
ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट में दो भाग आपको दिखाई देंगे। एक भाग होता है आपको कुछ ऐसे सिक्कों का ढेर जैसा ऐसे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार सिक्कों के ढेर जैसी संरचना दिखाई देती है। तो इस एक कॉइन को, मतलब एक सिक्के को, जैसे सिक्के जैसा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अगर बात करें सिर्फ एक की तो इसको हम नाम देते हैं थैलेकॉइड। क्या बोलते हैं? थैलाकॉइड। लेकिन अगर यही पूरे ग्रुप आप थैलेकॉइड, मतलब अगर बहुत सारे थैलेकॉइड का मतलब एक पूरा गुच्छा देखेंगे, एक ग्रुप पूरा समूह देखेंगे, तो उसको नाम दे देते हैं क्या? इसको नाम देंगे ग्रैनम। ग्रैनम, ठीक है। ग्रैनम आपका क्या है? सिंगुलर वर्ड है। लेकिन अगर बहुत सारे ग्रैनम है तो उनको बोलेंगे ग्रैना। अब देखिए हम ग्रैना क्यों बता रहे हैं? क्योंकि देखिए अब आपको मैंने अभी बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है वो दो चरणों में पूरी होती है। तो यहाँ पर जो ग्रैनम वाला रीजन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रकाशिक अभिक्रिया, ठीक है, मतलब लाइट रिएक्शन। और इस जो भी एक खाली जगह है इसको हम नाम देते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा वाले रीजन में कैसी अभिक्रिया होगी? डार्क रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। तो बात करें यहाँ पर सबसे पहले अगर इनके चरणों को आप देखेंगे तो कौन कौन से हैं? प्रकाशिक अभिक्रिया। तो प्रकाशिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जो पौधों की हरित लवक की ग्रैना नामक भाग में होती है और इनमें सूर्य के प्रकाश की सहायता से ऊर्जा युक्त अणु बनाए जाते हैं। देखिए लाइट रिएक्शन कैसे होगा ये हम अभी आपको आगे बताएंगे, लेकिन अभी आप बस यहाँ पर जान लीजिए कि प्रकाशिक अभिक्रिया है क्या है और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्या है। तो प्रकाशिक से ही समझ में आ रहा होगा कि पौधे क्या होंगे? जब प्रकाश का उपयोग करके, मतलब जब प्रकाश की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया होगी तो उसको प्रकाशिक अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पौधे सिर्फ दिन के समय भोजन बनाते हैं, रात के समय नहीं खाएंगे, रात के भी समय खाएंगे, तो वो आपका डार्क रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी क्वेश्चन कि प्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ पर होती है, तो याद रखिएगा हमेशा जो आपका क्लोरोप्लास्ट अभी मैंने आपको बनाया था कि जो ये क्लोरोप्लास्ट है इसके ये जो ग्रैनम रीजन है, ये जो ग्रैना है, ठीक है, यहाँ पर इस ग्रैनम में या बहुत सारे तो ग्रैना, ठीक है, इसी में क्या होता है? लाइट रिएक्शन, जिसको बोलते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। और जो खाली जगह बच रहे हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में क्या होगा? अप्रकाशिक अभिक्रिया, मतलब डार्क रिएक्शन। तो अब देखिए नेक्स्ट है दूसरा अप्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डार्क रिएक्शन। तो यह अभिक्रिया क्या है? यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। तो स्ट्रोमा कौन सा रीजन है? हरित लवक में जो खाली जगह है, जो ये सिक्कों का ढेर के बाद से जो जगह बच रहा है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। तो स्ट्रोमा में कौन सा क्रिया संपन्न होगी? डार्क रिएक्शन। इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अप्रकाशिक अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने। अगर पूछ लिया कि अप्रकाशिक अभिक्रिया को किसने स्टडी किया था या किसने ये दिया था, तो ब्लैकमैन ने, ठीक है, उसका अध्ययन किसने किया था? ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने। मान लीजिए भूल भी गया तो जान लीजिए डार्क मतलब अंधेरा, अंधेरा का आप काले से संबंध कर सकते हैं, तो काले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लैक बोलते हैं। तो उसी से समझ लीजिएगा इनका क्या नाम है? ब्लैकमैन, ठीक है। ब्लैकमैन एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है, इसलिए इसे देखिए अब इसलिए इस रिएक्शन को और किस नाम से जानते हैं? ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, तो इसका अध्ययन किया था, उन्हीं के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया। दूसरा नाम क्या है? ब्लैकमैन रिएक्शन या ब्लैकमैन अभिक्रिया, ठीक है। याद रखिए किसको बोलते हैं? अप्रकाशिक अभिक्रिया को। प्रकाश संश्लेषण क्रिया पौधे के हरे भागों जैसे हरी पत्तियां हो गई, हरे तने, फूलों के बाह्य दल
आदि से संपन्न होती है। मुख्य रूप से पत्तियां द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के कारण इन्हें पौधों की खाद्य फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसे कहा जाएगा खाद्य फैक्ट्री? मतलब फूड फैक्ट्री किसको हम बोलेंगे? पत्तियों को। या फिर ये भी कह सकते हैं कि किचन ऑफ द सेल। कभी कभी पूछता है कि जो पौधों का रसोई घर किसे बोला जाता है, तो याद रखिएगा पौधों का रसोई घर हम लोग किसको कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। हम लीफ को भी बोल सकते हैं प्लस क्लोरोप्लास्ट को भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जिस प्रकार हमारे घर में भोजन बनाने के लिए किचन व्यवस्थित होता है, उसी प्रकार मोस्टली खाना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे उनका जगह पौधों का? तो पत्तियां होती है। तो पत्तियों को या फिर क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोल सकते हैं? किचन ऑफ द सेल। या फिर बोल सकते हैं कि कोशिकाओं का रसोई घर। याद रखिएगा किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को। और पत्तियों को क्या कह सकते हैं? पौधे की खाद्य फैक्ट्री। खाद्य फैक्ट्री भी बोल सकते हैं और रसोई घर भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल कहाँ पे है? अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया था फिर से, लेकिन अगर आपको फिर से नोट्स बनाना है तो नोट्स के लिए आपको देखिए, क्योंकि आप कॉपी में आपको रिप्रेजेंट करना तो बहुत अच्छे से करेंगे हेडिंग वाइज, तभी समझ में आएगा और नंबर भी आपको बहुत अच्छा मिलेंगे। इसीलिए मैंने आपको हेडिंग वाइज एक एक टॉपिक यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या? प्रकाश संश्लेषण का कार्यस्थल। क्योंकि मैंने तो बता दिया, हाँ ठीक है, पत्तियों में होता है, स्ट्रोमा पाया जाता है, ग्रैना जो भी है, ठीक है, लेकिन अब उसका हेडिंग वाइज कैसे लिखेंगे? तो कार्यस्थल में हम क्या देखेंगे? हरित लवक। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं, जो छिद्र पाए जाते हैं उनको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटा। उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो ये क्लोरोप्लास्ट हैं तो इनको देखिए, यहाँ पर ये क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम है जिसमें ये बाहरी लेयर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं बाह्य झिल्ली या बाहरी झिल्ली बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? बाह्य झिल्ली। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये बाहर वाली लेयर है, बाहर है तो बाहरी, ये अंदर है जिसको इनर बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन या आंतरिक झिल्ली इसको हिंदी में लिख सकते हैं। जिसको हिंदी में लिखना हो हिंदी में लिखे, जिसको इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में भी लिख सकता है। इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक झिल्ली। आप देखिए यहाँ पर आपको ये सिक्कों का ढेर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस एक एक कॉइन को, मतलब एक एक की अगर बात करें तो उसको हम बोलते हैं थैलेक्वाइड। क्या बोलते हैं? थैलेक्वाइड। और यही बहुत सारे सिक्कों का ढेर मिलकर इसी को बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, मतलब बहुत सारे कॉइन मिल गए तो उनको हम बोल देंगे ग्रैनम, और बहुत सारे फिर ग्रैनम को हम क्या बोलते हैं? ग्रैना। ठीक है, तो याद रखिएगा इसी ग्रैना वाले ही रीजन में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, इसी वाले रीजन में हमारा क्या होता है? लाइट रिएक्शन। और ये जो बाकी खाली जगह आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। डायग्राम जरूर ड्रॉ करिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ये जो खाली खाली जगह ये क्या है बेटा? स्ट्रोमा है। और इसी स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा बताइए? अभी मैंने बताया था कौन सा रिएक्शन होगा? यहाँ पर होगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अप्रकाशिक अभिक्रिया। अप्रकाशिक मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि अब मान लीजिए लाइट नहीं रहेगा, मतलब अगर अप्रकाशिक अभिक्रिया हो रही है, अगर प्रकाश वहाँ मौजूद है तो क्या वो प्रकाश, तब वो अभिक्रिया नहीं होगी? अप्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब बस ये होता है, ये नहीं कि प्रकाश की अनुपस्थिति। कहने का ये मतलब है कि प्रकाश रहे या ना रहे वो प्रकाश का यूज लेकिन नहीं करेगा। चाहे प्रकाश उपस्थित रहे या ना रहे, वो अभिक्रिया प्रकाश के अनुपस्थिति में ही करेगा। मतलब जो अप्रकाशिक अभिक्रिया उस पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों की हरी कोशिकाओं में स्थित हरित लवक में होती है। हरित लवक में मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ग्रैना, दूसरा होता है स्ट्रोमा। तो ग्रैना में मैंने क्या बताया आपको? यहाँ पर क्या होगी? प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, और स्ट्रोमा में अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चले तो यहाँ पर देखिए ये पत्तियों का कुछ अनुप्रस्थ काट दिया हुआ, क्योंकि हाई स्कूल में कभी पूछ लेता है कि पत्तियों का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए। तो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, पत्ती आप समझ ही रहे हैं, ये पेड़ है, ठीक है, ये पौधा है, तो यहाँ से पत्ती एराइज हुई है, निकली हुई है। अभी हम इसको एक एक
पत्तियों के एक एक पार्ट को हम डिटेल में अभी हम आगे आपको समझाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले ये जो पत्ती है सूर्य के प्रकाश से देखिए सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही है, ठीक है, सौर ऊर्जा का उपयोग कर रही है और वायुमंडल से क्या ले रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जड़ से क्या ले रही है, जल, मतलब जड़ों के द्वारा क्या ले रही है, जल ले रही है। अब ये लेकर क्या कर रहे हैं, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में। सौर ऊर्जा मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब वही जिसको उनका वो जो भोजन है पत्तियों का या पेड़ पौधों का। और ये जो है ये क्या होते हैं, जो ग्लूकोज होता है वो एक प्रकार का क्या है, स्टार्च है, ठीक है। तो ये हो गया पत्तियों का अनुप्रस्थ काट का चित्र है एक। तो अब देखिए आगे समझते हैं क्या, पत्तियों की बाह्य संरचना, क्योंकि पत्तियों की बाह्य संरचना से भी क्वेश्चन आते हैं। तो बात करें अगर पत्तियों की बाह्य संरचना, तो आपने जैसे पत्ती को देखा होगा इस प्रकार, तो इसमें भी कई पार्ट होते हैं, तो उसमें किसको क्या बोलते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है पत्तियों की बाह्य संरचना में सबसे पहले क्या आता है, पर्णाधार, जिसको हम बोलते हैं लीफ ब्लेड, क्या लीफ बेस, क्या बोलेंगे, लीफ बेस। तो पर्णाधार क्या है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, स्टेम है, एक पौधा है, और इसी से ये जो पत्ती लगी होती है जिस डंठल के द्वारा, यहाँ पर ये जो उभरा हुआ आपको कुछ यहाँ पे गांठ जैसा दिखाई देगा, उसी को बोलते हैं पर्णाधार, मतलब पर्ण का आधार। पर्ण मतलब क्या, पत्ती, और धार पर्ण का आधार। आप यहाँ पे देखिए ये जो स्टेम आपको ये दिख रहा है, और यहीं से ही ये पत्ती है जहाँ पे जुड़ी हुई है, जिससे उस पॉइंट को ही बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं, लीफ बेस, मतलब पर्णाधार। तो इसलिए इसको शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, पत्ती का आधार भाग, जहां से पत्ती एकदम अटैच होती है। तो यह वह भाग होता है जहां पत्ती तने से जुड़ी होती है, क्योंकि मान लीजिए तना है, यहाँ से लीफ जुड़ी है, तो जहां से एकदम अटैच होती है उसी को बोलते हैं क्या, पर्णाधार। यह पत्ती को तने से मजबूती से क्या करती है, जोड़ती है। कुछ पौधों में यह भाग फूला हुआ या बढ़ा हुआ भी हो सकता है, जैसे सेम में आप देखेंगे तो उसमें जो पर्णाधार होता है बहुत फूला हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा आपको स्वेलिंग जैसा दिखाई देगा, बहुत उभरा हुआ दिखाई देता है। और नेक्स्ट इस पत्ती का पार्ट आता है क्या, दूसरा आता है पर्णफलक, जिसको हम बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड। तो ये जो पत्ती आपको दिखाई दे, जो इसका ये चपटा वाला पोर्शन होता है, जो पत्ती का एकदम ये वाला, ये सब जो पोर्शन है, ये चपटा जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको ये सारी, इसी को हम बोलते हैं लैमिना। क्या बोलते हैं, लैमिना। तो यह पत्ती का प्रमुख और चपटा हिस्सा होता है। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल यहीं पर पाया जाता है। इसी भाग में प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वाष्पोत्सर्जन जैसी क्रियाएं होती हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि पत्ती में ही क्या पाया जाता है, छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र को ही हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, उसमें पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और यहीं पर ही गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, ऑक्सीजन क्या करेंगे, बाहर रिलीज करेंगे। तो ये सारा काम कहाँ पे होगा, इसी आपके पर्णफलक पर, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा पत्ती का अगर आप पार्ट देखेंगे तो शिराएं को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेन्स। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है। इस पत्ती से आपको यहाँ पे ये बीचों बीच एक दिखाई दे रहा होगा, कुछ जा रहा है इस डंठल को, इसको क्या बोलेंगे, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे इसको बोलते हैं मिड रिब, मतलब पत्ती के बीचों बीच वाला जो डिवाइड जो कर रहा है दो फलक में, उसको बोलेंगे मिड रिब। और इसी मिड रिब से आपको यहाँ पर छोटी छोटी कुछ इस प्रकार निकलती हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसको हम बोलते हैं वेन्स, मतलब शिरा। तो याद रखिएगा मिड रिब, एकदम जो ये मध्य वाला भाग है इसको बोलते हैं मिड रिब, और इस मिड रिब से जो यहाँ पे आपको सिराएं एराइज दिखाई दे रही है, यही है क्या, वेन्स। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेन्स। तो आप कभी भी देखिएगा पत्तियों में वेन्स क्या होंगे, किनारे किनारे मिड रिब से निकलती हुई दिखाई देती है। और ये जरूरी नहीं है कि ये सब में उपस्थित हो, ठीक है। जैसे आपको मेज में, उसमें मेज मतलब किसकी बात कर रहे हैं, जो मक्का होता है उसमें आपको ये वेन्स नहीं दिखाई देंगी। लेकिन जैसे पीपल की पत्ती हो गई, बनियान मतलब बरगद का पत्ती हो गया, इन सबों का आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको ये सिराएं दिखाई देंगी। लेकिन किसमें नहीं दिखाई देगा, मक्का हो गया, शुगर केन मतलब जो
गन्ना हो गया, उसकी पत्तियों में आपको ये नहीं दिखाई देते हैं। तो ये रेखाओं के रूप में पत्ती में फैली होती हैं। ये क्या करेंगी, ये जल, खनिज और भोज्य पदार्थों का संचार करती हैं। और चौथा है पर्णवृंत, जिसको हम बोलते हैं पेटियोल। पत्ती पत्र मतलब पत्ती पत्र बोल सकते हैं, पत्ती पत्र बोल सकते हैं। किसको बोलते हैं, पेटियोल को। तो पेटियोल को हम लोग क्या बोलते हैं, डंठल। जो आपकी जैसे मान लीजिए पत्ती आ रही है, ये स्टेम हो गया, और इस स्टेम से यहाँ पे जो जहाँ से अटैच हो रही थी उनको तो हमने बोल दिया लीफ बेस, लेकिन ये जिसके द्वारा ये जुड़ रहा है, जो बीच वाला पोर्शन है, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, पेटियोल। इसी को बोलते हैं पेटियोल। और इसी पेटियोल से फिर ये लीफ आगे आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो ये भी आपको पेटियोल भी सिर्फ किस में नहीं दिखाई देंगे, जैसे मक्का हो गया उसमें भी नहीं दिखाई देती है पेटियोल, और जैसे शुगर केन हो गया उसमें भी आपको पेटियोल नहीं दिखाई देंगी। तो यह क्या है, यह पत्ती का डंठल जैसा भाग होता है। यह पत्ती को तने या शाखा से जोड़ता है। यह जल, खनिज और भोजन को पत्ती तक पहुंचाता है। कुछ पौधों में यह क्या होता है, अनुपस्थित भी हो सकता है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, किसमें, मक्का में, क्योंकि मक्का में आपको डंठल नहीं दिखाई देगा, डायरेक्ट पत्ती ही उस मतलब स्टेम से आप देखेंगे पौधे से डायरेक्ट पत्ती निकलती हुई दिखाई देगी। बीच में उनमें कोई डंठल जैसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा। लेकिन अभी आप आम देखिए, उसमें आपको छोटा छोटा डंठल दिखाई देगा, बाकी किसी भी लीफ में डंठल दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट निकला हुआ दिखाई देता है ये पत्ती। ठीक है, तो यही है क्या, इसी को बोलते हैं डंठल। और देखिए, और अगर आपको इसका स्ट्रक्चर जानना हो तो वैसे हम आपको डायग्राम में समझा दे रहे हैं, वैसे इतना आपको जानना इनफ है, मतलब इतना एग्जाम में आप लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप डायग्राम बना दीजिएगा और उसके बारे में आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो आपको ये लीफ जा रहा है दिखाई दे, ये जो आपको यहाँ पे डंठल दिखाई दे, इसको हम लोग पेटियोल बोलते हैं। इस पेटियोल के कभी कभी किसी में देखिएगा पेटियोल के किनारे भी कुछ ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर, मतलब थोड़ा छोटा छोटा पतला पतला दिखाई देता है। इसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। ये स्टेम आप जान ही रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आप देखिए ये जो लीफ है, इसके सबसे टिप को, सबसे जो पॉइंट वाला किनारा होता है, इसी को बोलते हैं अपेक्स। क्या बोलेंगे, अपेक्स बोलते हैं। और ये जो यहाँ पे साइड में ये जो इनका मार्जिन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है, मार्जिन इसको बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, लीफ के कुछ आप जो उसका बाहरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब जानते हैं पत्ती की आंतरिक संरचना। अभी हमने क्या जाना, पत्ती की बाह्य संरचना को जाना, अब हम जानेंगे पत्ती की आंतरिक संरचना को। तो आप देखिए पत्ती की संरचना को देखा जाए तो दो भागों में हम बांटे हुए हैं। सबसे पहले होता है बाह्य त्वचा और दूसरा होता है आंतरिक त्वचा। तो देखिए अब जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं त्वचा के, वैसे ही पत्तियों में भी कई लेयर पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, बाह्य त्वचा के बारे में। तो बाह्य त्वचा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। सब जैसे हमारे ऊपर स्किन के ऊपर जो ये सबसे ऊपरी लेयर होती है, इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। ऐसे पत्तियों में भी जो सबसे ऊपर आपको चिकनी चिकनी जैसी लेयर दिखाई दे रही है, उसी को बोलते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, तो यह क्या है, यह एक कोशिकीय परत की बनी पर्ण की बाह्य त्वचा होती है। इसके दो भाग होते हैं। देखिए बाह्य त्वचा के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से, एक होता है ऊपरी बाह्य त्वचा मतलब अपर एपिडर्मिस, और दूसरा होता है निचली बाह्य त्वचा जिसको बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, क्योंकि आप पत्तियों को देखेंगे तो दोनों तरफ आपको, दो तरफ मतलब पत्तियां, एक ऊपर की तरफ एपिडर्मिस है और ऐसे पलटेंगे तो एक नीचे की भी तरफ एपिडर्मिस है। तो उसी को कह रहा है अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस। तो यह मृतत्व कोशिकाओं की बनी सबसे बाहरी एक कोश की परत है। इसमें ऊपर की ओर उपत्वचा होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा में हरित लवक तथा रंध्र कम या अनुपस्थित होते हैं। अगर आप पीछे की तरफ मतलब ऊपर वाला लेयर देखेंगे तो वहां पर आपको स्टोमेटा बहुत कम दिखाई देंगे या तो ना के बराबर रहेंगे। लेकिन अगर उनका निचला वाला हिस्सा देखेंगे मतलब लोअर एपिडर्मिस देखेंगे, अब लोअर एपिडर्मिस का मतलब ये नहीं है कि उसको ऐसे अलग करके, नहीं, जैसे कहने मतलब है कि मान लीजिए कि किसको बताएं, चलिए इसी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए पत्ती है तो ये एक ऊपर वाला लेयर हो गया, इसी के अंदर एक आंतरिक संरचना हो गई। ठीक है, तो उसके अंदर जब हम देखेंगे तो वो वहां पर आप देखेंगे तो यह क्या है, यह भी मृत
तक्त्वक की एक कोशिका मोटी रंध्रयुक्त परत है। यहाँ पर आपको बहुत सारे रंध्र दिखाई देंगे। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पर ये ऊपरी बाह्य त्वचा है, मतलब अपर एपिडर्मिस है। और ये जो अपर एपिडर्मिस है वो किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की लेयर। उस पे आपको जो साइन जैसा चिकना चिकना जो दिखाई देता है वो क्या होता है? एक क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। और इसमें रंध्र बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप ये निचली वाली देखिए, यहाँ पर ये जो निचला वाला एपिडर्मिस देख रहे हैं, मतलब लोअर एपिडर्मिस, यहाँ पर आपको बहुत सारे यहाँ पर पोर दिखाई दे, बहुत सारे छिद्र दिखाई दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर रंध्र बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। और बीच में आप जान रहे हैं जाइलम हो गया, फ्लोएम, ये सब क्या है? इस पत्ती में उपस्थित होते हैं। और जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है? तो जाइलम क्या करेगा? पौधों से, मतलब जड़ों द्वारा, जो पौधे होते हैं जड़ों द्वारा क्या करेंगे? जल को अवशोषित करते हैं और पौधों के ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। और जो फ्लोएम होता है वो क्या करेगा? जितने भी, जब पौधा क्या करता है? भोजन बना लेगा या पत्तियां भोजन बना लेंगी तो वो जड़ों तक, मतलब पूरे पौधों के भागों में पहुंचाती हैं। तो भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है और जल को पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। अब देखिए कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है, रंध्र और द्वार कोशिका, मतलब स्टोमेटा एंड गार्ड सेल, या सिर्फ स्टोमेटा पर ही आपका शॉर्ट नोट आ जाता है कि स्टोमेटा पर शॉर्ट नोट लिखिए या स्टोमेटा पे टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो स्टोमेटा पे अगर बात करें स्टोमेटा की, तो अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया था, मैंने आपको उसका बनाया था क्लोरोफिल का। तो स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपने सेम खाया है, बीन्स या राजमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार उसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है, राजमा के आकार का। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार ना होता है बीन्स, तो उसी के आकार में दिखाई देता है। और यहीं पर मैंने अभी आपको बताया था, इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं? यहीं पर उपस्थित होते हैं क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया था? क्लोरोफिल। और ये क्या करेंगे? गैसेस एक्सचेंज में हमारी, मतलब पौधों की क्या करते हैं? सहायता करते हैं। तो अब बात करें इनका, अगर टिप्पणी लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो यह क्या है? पादप की पत्तियों तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की बाह्य त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें रंध्र कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप एक लीफ का स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे तो ऐसे तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको छोटे छोटे इस पत्तियों पे छिद्र दिखाई देते हैं, पोर दिखाई देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या? रंध्र। जब इसको हम लेकिन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको दो दिखाई देंगे, मतलब दोनों तरफ से। तो अब इनका सिचुएशन भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप का और एक होता है क्लोज टाइप का। क्योंकि मान लीजिए जब पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होगी, ऑक्सीजन रिलीज करने की आवश्यकता होगी, तो क्या होंगे? स्टोमेटा खुल जाएंगे। लेकिन जब उनको आवश्यकता नहीं होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे? पौधों के जितने भी हरे भाग हैं। तो पौधों के हरे भाग का मतलब यानी हर जगह जहाँ पर एकदम कोमल, मतलब जहाँ पौधे का सॉफ्ट पोर्शन होगा, मतलब ऊपर वाला मोस्टली पोर्शन, वहाँ पर आपको ये स्टोमेटा दिखाई देते हैं, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं? इसी छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इन छिद्रों के चारों ओर गुर्दे या सेम के बीज के समान आकार की दो द्वार कोशिकाएं या रक्षक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब ये जो द्वार कोशिकाएं, इन्हीं को ही हम बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं भी बोल सकते हैं या रक्षक कोशिकाएं बोल सकते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। तो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए आपके क्या? ये स्टोमेटा हो गए। और ये जो आपको ये बीच वाले स्टोमेटा आपके हो गए, ये क्या है? गार्ड सेल हैं। इनको हम क्या बोलेंगे? गार्ड सेल, ठीक है। और फिर आप देखिए इस गार्ड सेल के चारों तरफ आपको कुछ सेल दिखाई दे रहे हैं। इनको क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल। तो याद रखिएगा, स्टोमेटा मतलब छिद्र क्या है? ये पत्तियों में एक प्रकार का पोर है और उसी के किनारे किनारे उसको सुरक्षा के लिए पहले पाए जाते हैं गार्ड सेल, और गार्ड सेल के भी चारों तरफ पाए जाते हैं सब्सिडियरी सेल, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? जिनसे ये घिरे रहते हैं, कौन? गार्ड सेल, जिनसे ये घिरे रहते हैं। और इन द्वार कोशिकाओं के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। मतलब अगर इसके चारों तरफ जो आपको ये सेल दिखाई दे रही हैं इस प्रकार का, इसी को बोलते हैं सब्सिडियरी सेल या इसी को बोल सकते हैं सहायक कोशिकाएं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है
द्वार कोशिकाओं की बाह्य भित्ति पतली एवं अंतः भित्ति मोटी होती है। तो याद रखिएगा, जो आपको द्वार कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, तो बाहरी भित्ति कैसी होती है? पतली होती है, और आंतरिक कैसी होती है? मोटी होती है। तो आप 2-3 पॉइंट वाइज इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि पौधों के कहाँ पे हरे भाग प्लस कहाँ पे, जहाँ पे सॉफ्ट पोर्शन होगा, ठीक है, वहां पर छिद्र दिखाई देते हैं, उसी को हम लोग स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। और इसी रंध्र में आपको 2 द्वार कोशिकाएं दिखाई देती हैं, जो आपको ये 2 दिखाई दे रही हैं, और इसको भी घेरे हुए सहायक कोशिकाएं दिखाई देती हैं। अब बात करें इनके त्वचा की, तो बाहर वाली कैसी होती है? पतली होती है, और अंदर वाली क्या होती हैं? मोटी होती हैं। रंध्रों की समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। अगर पूछ लिया कि रंध्रों की कोशिकाएं कैसी होती हैं, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो याद रखिएगा कैसी होती हैं? जीवित होती हैं, मतलब सारे के सारे लिविंग सेल हैं। इनमें क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, जीव द्रव्य पाया जाता है, मतलब प्रोटोप्लास्ट, केंद्रक भी पाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? रंध्रों के द्वारा, और रंध्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा होती है, ठीक है। जो भी इसमें रंध्रों में जो जल का हानि होगा, उसका अगर मेंटेनेंस देखा जाए तो किसके द्वारा होगा? इन्हीं रंध्रों के द्वारा उसका पूरा होगा। और एक हम जानते हैं क्या? हरित लवक के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पत्ती का आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना बता दिया, गार्ड सेल और स्टोमेटा के बारे में बता दिया। तो अब स्टोमेटा के अंदर जो हरित लवक है, उस पर भी तो टिप्पणी आ सकती है, उस पर भी शॉर्ट नोट आ जाते हैं कि हरित लवक किससे कहते हैं। तो हरित लवक क्या है? अभी मैंने बताया कि आपने जैसे 9th में लवक पढ़े होंगे, 3 प्रकार के होते हैं, एक वर्डी, एक अवर्डी और एक हरित लवक, ठीक है। तो हरित लवक पाए जाते हैं किसमें? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। मतलब आपके जो हरित लवक हैं, हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। तो अब बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो अभी मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था कि मान लीजिए ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट को इसके 2 लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। बाहर वाले को हम लोग क्या नाम दे रहे थे? आउटर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं बाहरी झिल्ली, ठीक है। और अंदर वाले को बोल रहे थे इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन बोल रहे थे। और इस क्लोरोप्लास्ट को भी 2 भागों में बांटा गया था। तो एक आप अंदर यहाँ पर देख रहे थे, सिक्कों का कुछ ऐसे ढेर जैसा दिखाई दे रहा था, ठीक है, जिसको हम लोग क्या नाम दे रहे थे? थैलेक्वाइड। एक एक सिक्के को क्या बोलेंगे? थैलेक्वाइड बोल रहे थे। तो ये क्या है? ये क्या हो गए? ये है थैलेक्वाइड। और इस पूरे सिक्के को ढेर अगर देखेंगे, एक पूरे कॉइन्स के ग्रुप को देखेंगे, मतलब थैलेक्वाइड के ग्रुप को, मतलब ग्रुप ऑफ थैलेक्वाइड, उसको क्या बोलते हैं? ग्रैनम, ग्रैनम। और बहुत सारे ग्रैनम मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रैना। और ये जो खाली जगह है, यहाँ पे जो लिक्विड टाइप का दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं स्ट्रोमा। ये कौन सा रीजन है? स्ट्रोमा। तो आप जान रहे हैं ग्रैनम वाले रीजन में लाइट रिएक्शन मतलब प्रकाशिक अभिक्रिया, और स्ट्रोमा वाले रीजन में अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन होते हैं। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या है? ये हरे रंग के होते हैं, या पत्ती की कोशिकाओं में तथा पौधों के अन्य हरे भागों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इनका बाह्य भाग द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है। अभी मैंने बताया इनका जो बाहरी संरचना वो 2 स्तरीय झिल्ली से, मतलब 2 स्तरीय झिल्ली से क्या होता है? घिरा होता है। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है इनर मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं? अब देखिए इसमें इनका जो बाह्य भाग जो द्विस्तरीय झिल्ली से घिरा होता है, तथा इनके गुहा में द्रव्य पदार्थ होता है, मतलब लिक्विड टाइप का सबस्टेंस दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। स्ट्रोमा में कई संतत तथा असंतत पट्टिकाएं मतलब लैमेली पाई जाती हैं। अनेक पट्टिकाएं झिल्ली युक्त एक दूसरे से इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं, जिससे विशेष संरचना ग्रेना का निर्माण होता है। अब पट्टिकाएं मतलब क्या? थैलेक्वाइड की बात कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे थैलेक्वाइड दिखाई दे रहे हैं। अब ये थैलेक्वाइड पूरा मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेना बनाते हैं। तो जिससे विशेष संरचना ग्रेना का
निर्माण होता है। ग्रैना क्या है? ग्रैना झिल्लियों के मध्य छोटे छोटे प्रकाश ग्राही कण होते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश को ग्रहण करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो जिन्हें थैलेकॉइड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया इन संरचनाओं में होती है। इस प्रकार की प्रोटीन तथा लिपिड के संरचनात्मक संयोजन से थैलेकॉइड बनते हैं। किससे किससे बनेंगे? प्रोटीन और लिपिड के। ठीक है, हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया तथा ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है एवं कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। और एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर को कोशिका, ये पॉइंट जरूर इंक्लूड करिएगा, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर सा रहेगा, रसोई घर कहते हैं। मतलब क्या बोलेंगे? किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं। तो आई होप आपको इतना पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी के इसके भी जितने अभी टॉपिक बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।